बच्चों आज ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास है। तो बाई चांस कोई बच्चा ऐसा बैठा हो जिसने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी हो और रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी हो, इसी समय क्लास छोड़ के चला जाए और कुछ और ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर कुछ आपको समझ में नहीं आने वाला है। एटलीस्ट यू शुड हैव सीन द रिकॉर्डिंग बिफोर क्लास। सो बाकी जिन लोगों ने पढ़ लिया है या रिकॉर्डिंग देख ली है, इक्वली गुड। तो उनको ये समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर एग्जैक्टली जैसा मैं कह रहा था कि बहुत ही हल्के लेवल का है। और फिर से बोल रहा हूँ कि जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, जो आप में से कुछ बच्चे अपने लिए पिक कर सकते हैं, कि जो आप जिनमें आप मास्टरी कर सकते हैं, एंड यू कैन स्कोर whatever your aim is. Don't mind, but somebody is aiming for just passing the class. तो वो अपने मार्क्स का जुगाड़ जो है वो इतने इजी चैप्टर से कर सकते हैं। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो फर्स्ट स्टेज में, इस चैप्टर में देखिए दो ही स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में टेक्स्ट बुक के बेसिक क्वेश्चंस, प्लस ऐसा नहीं है कि आर डी शर्मा पी के घर में मुश्किल है, आप वो सारे क्वेश्चंस भी करेंगे तो वो सब बेसिक है। ये चैप्टर इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इजी है। और सेकंड स्टेज के अंदर बच्चों अप्रोक्सीमेटली 8 से 12 प्रॉब्लम वो अलग से करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनमें कुछ अलग होता है, लैंग्वेज अलग होती है, कुछ कैलकुलेशन अलग होता है। तो किताब में वैसे 2 क्वेश्चंस हैं या 3 होंगे, और बाकी जो है 8-10 उसकी मैंने वर्कशीट बनाई हुई है। वो आज तक का पूरा रिकॉर्ड है इस चैप्टर का। तो बस ये 2 फेजेस होते हैं। पहले फेज में अगर बच्चा घर पे बैठे तो उसको 1 दिन लगता है, और दूसरे फेज में 1 दिन लगता है। तो टोटल 2 से 3 दिन का मेहनत का तो जो फर्स्ट स्टेज हम क्लियर कर रहे थे, आज अपन उसको पूरा कर लेंगे। इतना इजी है, देखिए पिछली क्लास में चालू किया था, आज खत्म हो जाएगा। तो आपको ध्यान होगा कि मैं आपको एलिवेशन और डिप्रेशन के क्वेश्चंस करा रहा था, और अभी मैंने मिटाए हैं थोड़ी देर पहले। 3 डायग्राम्स मैंने आपको इकट्ठे बना के दिखाए थे। लैंग्वेज कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। तो वो तीनों एलिवेशन के थे। तो आज क्या करते हैं, आज डिप्रेशन के और दोनों के मिक्स जो क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं। और कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, सेम लैंग्वेज है, सेम 2 डायग्राम्स, जो 2 ट्राइंगल्स बनेंगे 90 डिग्री के वो बनेंगे। और दोनों में जो मैंने दिखाया था कि अपना टेन थीटा लगाया और टेन थीटा लगा के आपका काम आराम से खत्म हो जाएगा। सब वो के वो है। बस ये है ना, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं 2 दिन तो प्रैक्टिस कराऊंगा ही कराऊंगा, एक फॉर्मेलिटी है। तो उस लिहाज से मैं एक बार आपकी नजरों से सारे क्वेश्चंस को निकलवा रहा हूं। सो बच्चों, एक और क्वेश्चन बोलता हूं उस दिन की तरह से। यहाँ पर लैंग्वेज लिख देता हूँ शॉर्ट में, और मैं उसको रीड करके डायग्राम कैसे बनाता हूँ वो आपको एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ। तो थोड़ा सा कोई चेंज जो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में है। मैं आज अभी टेक्स्ट बुक उठा लूंगा थोड़ी देर में। अब जैसे देखिए, एलिवेशन तो हमने कर लिया था ना, और एलिवेशन के 3 मैंने अच्छे क्वेश्चंस करा भी थे। चलिए डिप्रेशन का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है फ्रॉम, रुकिए जरा, मैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखिए सोच के बनाता हूँ, है ना, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, एक पहले क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें दोनों चीजें आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि फ्रॉम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं फिर आपको पढ़ के बता दूंगा, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ a 15-meter high roof, the angle of elevation of the top of a building is 60 degree, and the angle of depression of the bottom of the building is 45 degree. Find the height of the building. Okay, so एक बार आपको फिर से याद दिलाता हूं। 2 आएंगे, या तो 2 एंगल्स ऑफ एलिवेशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो फुल एंड फाइनल है। या तो 2 एंगल्स ऑफ एलिवेशन, या 2 एंगल्स ऑफ डिप्रेशन आएंगे, या एक एलिवेशन एक डिप्रेशन।
अगर क्वेश्चन में दोनों एंगल्स ऑफ एलिवेशन लिखे हुए हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि दोनों चीजें मेरे आई लेवल के ऊपर है। देखते ही समझ जाइए कि ऑब्जर्वर नीचे रहेगा, ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा, सिंपल। अगर दोनों एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है तो समझ जाइए कि ऑब्जर्वर ऊपर है और दोनों ऑब्जेक्ट नीचे हैं। कितना सिंपल है, मैंने आपको बताया था ना, ये आई लेवल है, ऊपर एलिवेशन नीचे डिप्रेशन। तो अगर दोनों एलिवेशन है तो समझ जाइए दोनों ऑब्जेक्ट ऊपर रखना है। डिप्रेशन तो समझ जाइए दोनों ऑब्जेक्ट आई लेवल के नीचे रखना है। और एक एलिवेशन है और एक डिप्रेशन है तो सिंपल है, एक ऑब्जेक्ट होगा आइज लेवल के ऊपर और एक होगा नीचे, सिंपल, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। फिर आपको लैंग्वेज समझाई थी। फ्रॉम के आगे लिखा होता है कि आप कहां से देख रहे हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ या डिप्रेशन ऑफ के आगे उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखा होता है जिसको आप देख रहे हैं, सिंपल है। जैसे आप देखिए ये क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आड़ी तिरछी लाइनें खींचूंगा, आप देखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई बिल्डिंग। अब फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम मतलब 15 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से, तो समझ जाइए कि आप यहां पर बैठे हुए हैं और आप यहां से देख रहे हैं। तो जमीन बनाइए, बिल्डिंग खड़ी करने के लिए जमीन तो जरूरी है, इसलिए जमीन बनाइए, बिल्डिंग बनाइए। बिल्डिंग कितनी ऊंची है, 15 मीटर, अभी लिखिए या बाद में आपकी मर्जी है। अब आप है कहां पर, साफ साफ लिखा है, यहां देख लिया करो, साफ साफ लिखा है आप है बिल्डिंग के टॉप पे। ये साहब नीचे खड़े हो गए बिल्डिंग पे टॉप पे। अब एक बात बताइए, आप अगर बिल्डिंग के टॉप पर जाके खड़े हुए हैं तो आपका आई लेवल ये होगा या नहीं होगा। अब अगर आप भूल जाते हैं तो मैंने आपको पहली ही क्लास के अंदर रट्टा लगाने के लिए बोल दिया था कि देखो बच्चों, दोनों में से कुछ भी आदत डाल लो। कोई भी क्वेश्चन में जैसे ही जमीन के ऊपर आते हो तो खुद ही आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। याद है पिछली क्लास में बताया था मैंने, अब ग्राउंड तो क्या खिंचा खिंचाया होता है, इसलिए किसी को जहमत नहीं उठानी पड़ती। लेकिन अगर आप जमीन से ऊपर कहीं पर भी है तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेनी चाहिए, खींचनी भी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एलिवेशन और डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन आई लेवल के साथ में बनते हैं। तो आदत डाल लीजिए। तो जैसे ही आप उधर आते हैं, पहला काम है, क्वेश्चन बाद में पढ़िएगा, पहले ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि इससे बनेगा एलिवेशन और इससे बनेगा डिप्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिप्रेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अब देखिए, बिल्डिंग जो है सामने वाली, वो हमसे ऊंची भी हो सकती है और हमसे नीची भी हो सकती है। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका मतलब बिल्डिंग हमसे ऊपर है। क्यों है? क्योंकि एलिवेशन तो तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट मेरी आंखों के ऊपर होगा, तो इससे पता लग जाता है कि बिल्डिंग सामने वाली छोटी है या बड़ी है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा होता कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अनदर बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, तो इसका मतलब साहब आपका घर ज्यादा ऊंचा है और बिल्डिंग छोटी है। क्यों? क्योंकि आप अपने घर की छत पे खड़े हुए हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बिल्डिंग के टॉप का डिप्रेशन, मतलब बिल्डिंग के टॉप का डिप्रेशन तो नीचे हो गया ना, समझे या नहीं समझे। तो ये बस ये जज करना पड़ता है। और अभी तो आप अगर आपने स्कूल में नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा कुछ लग रहा होगा, इससे इजी चीज कहीं नहीं मिलेगी। एलिवेशन मतलब ऊपर है, डिप्रेशन आसान क्या मिलेगा। तो एक बिल्डिंग बनाइए, अब बिल्डिंग बनाइए ऊंची, तो बिल्डिंग भी जमीन से चालू होगी, ये रही ऊंची बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ये है क्या, बिल्डिंग का टॉप कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, देखिए साहब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का बॉटम, बिल्डिंग का बॉटम देखिए आप। देखिए सब कुछ क्वेश्चन में मैं फिर से बता रहा हूं, फ्रॉम के आगे लिखा हुआ है टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम। यहां से देख रहे हैं, इन दोनों को देख रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये रहा इसका टॉप। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, चाहे एलिवेशन हो चाहे डिप्रेशन हो, वो इसके साथ बनेगा। इसके साथ जो भी एंगल बनेगा वो क्वेश्चन चालू होने से पहले ही गलत बता रहा हूं मैं आपको। वर्टिकल लाइन के साथ कोई एंगल नहीं, इसके साथ बनाना है, बस ये ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में डिप्रेशन का एंगल यहां बन जाता है। दिस इज 45 बन गए वही, दो ट्राइंगल्स बन गए 90 डिग्री के। अब आपको क्या बताया था, याद करिए पिछली क्लास में, अभी भी क्वेश्चन वही कराऊंगा, दो 90 डिग्री के ट्राइंगल्स, एक डिस्टेंस दिया हुआ होगा, एक ज्यादातर एक पूछा हुआ होगा, नहीं तो दो पूछे हुए होंगे। याद आया आपको? और फिर मैंने आपको कहा था कि सबके परपेंडिकुलर और बेस जो है वो कवर कर देना, क्योंकि टेंथ की कहानी है ही टेन थीटा की परपेंडिकुलर बेस। तो जो दिया हुआ है डिस्टेंस वो लिखिए,
जो फाइंड करना है उसको x लिखिए, और जो नहीं फाइंड करना है या जो ऐसे ही फालतू पड़ा हुआ है परपेंडिकुलर या बेस में से कुछ भी हिस्सा उसको y ले लीजिए, या दोनों को x y ले लीजिए, जो आपकी मर्जी है वो करिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 15 मीटर तो इसकी हाइट है। अब डिप्रेशन के क्वेश्चन में एक काम और कर लेना, ये पैरेलल लाइंस है तो ये 45 डिग्री को नीचे उतार लेना ऑर्डर इंटीरियर एंगल्स, नहीं भी उतारोगे तो भी चल जाएगा, बट ये यूजुअली हम करते हैं 45 डिग्री नीचे उतार लिया। अब पूछा क्या है, x, बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की हाइट पूरी x ले लो। खुद का दिमाग लगाओगे, सर मैंने है ना ये 15 ले लिया तो ये भी 15 है, अच्छा बहुत अच्छी बात है बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था, तो ये 15 है तो ये 15 है। सर फिर मैंने एक काम किया कि ये 15 है तो मैंने इसको x ले लिया, तो मेरे सर ने बता दिया, मेरी सिस्टर ने बता दिया, तो फिर आपकी जो मर्जी हो वो करिए, अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अच्छी सलाह दे रहा हूँ कि जो पूरा फाइंड करना है पूरे को x ले लो, खत्म कर। सो ये x है, ये 15 है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, x माइनस 15, पूरा x 15, x माइनस 15, बचा क्या, बेस, बचे हुए को क्या ले लेते हैं, y। आप कहेंगे सर आप ये क्या कर रहे हो, कभी भी ये बॉक्स बनेगा तो ये आपको करना ही पड़ेगा, ये 15 है, 15 है, ये y है तो ये कितना है, ये भी y है। हो गए सारे डायग्राम कंप्लीट। हाइपोटेन्यूज को छेड़ा नहीं, परपेंडिकुलर बेस अपने आप ही कवर हो गए। फिर हमने याद है क्या किया था, दो इक्वेशंस बनेंगी, दोनों बनेंगी टेन थीटा की, 1% काम बाकी है, बस वो और कर लीजिए। दोनों ट्राइंगल्स में टेन थीटा लगा दीजिए। ध्यान से देखिए, अब 60 डिग्री का ट्राइंगल देखते हैं पहले, मैं आपको देखिए कैसे पेन फिला के दिखाता हूं। तो 1060 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1060 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। अब जब मर्जी आया वो लिख दिया बच्चे ने, अरे भाई देख लो ना ये क्या है, दिस इज x माइनस 50 अपॉन बेस y। पहली इक्वेशन 1060 की जगह पर क्या लिख देंगे, √3। अब तक आपने ये भी देख लिया होगा, सर आप तो तीन ही चीजें लिखते हो, 1030, 1060, 1045, 1060 √3, 1030 1/√3, 1045 1। तो तुम्हारा कोर्स ही यही है, इसमें सर थोड़ा ना कुछ कर सकते हैं, तुम्हारा कोर्स ही यही है बेटा। दूसरी 45 डिग्री। अब अगर आप ये 45 नीचे नहीं उतारते तो भी ये ट्रायंगल था 90 डिग्री का। 1045 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आता है, 15 अपॉन y, या नीचे है तो भी वही आ रहा है, 1045 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन y। तो 1045 यानी कि 1 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन, वही बन गया उस दिन वाला सीन दोनों दिन का। y इधर ले आइए, ये आ गया y√3, ये आ गया y इज इक्वल टू 15। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हमेशा जो फाइंड करना है उसको x ही लेना है, तो आपको 4 सवाल के बाद में आदत पड़ जाएगी कि सर मैं तो हमेशा ही y उठा के डालता हूं। क्यों, क्योंकि आपके सर ने आपको आदत ऐसी डलवा दी है कि आप हमेशा y को लास्ट में लेते हैं जो आपको नहीं पूछा गया होता, तो इसीलिए आपको हमेशा ही पता होता है कि y को हटाना है। अगर आप कुछ और करेंगे तो आपके मन में हमेशा रहेगा कि मैं किसको रिप्लेस करूं, आपके दिमाग से वो क्षमता मैंने हटा दी है। आपको हमेशा फाइंड करने वाले को मैंने बोला है x लो, तो जो नहीं मांग रहा है वो हमेशा ही y होगा, तो आपको आदत पड़ गई अच्छी कि अब y को यहाँ पर डालना है, y को यहाँ डालोगे y हट जाएगा x। मेरा भी फालतू बोलने का काम खत्म हुआ और आपका भी एग्जाम में कंफ्यूजन का काम खत्म हो गया। और जिनको अभी भी शक है कि सर इसको क्यों बार बार प्रमोट कर रहे हैं x को, व्हाई नॉट दिस x एंड देन x, तो बच्चों अभी इसके सामने फिर आपका जो एक्सप्लेनेशन है वापस से मैं दे देता हूं। अब मैंने y यहाँ डाला 15√3 और x का आंसर निकाल लिया। अब x जो है वो मैंने पहले ही बिल्डिंग को हाइट को ले रखा था, तो मुझे चिंता नहीं है, मेरा जो x का आंसर आया है वो फाइनल आंसर है। अब जो बच्चा बात नहीं सुन रहा है, एक्स्ट्रा स्मार्ट है, वो क्या कर रहा है कि सर मैंने ऐसे नहीं, मैंने तो इसको x लेके किया, कर ले भाई। अब जो बच्चा इसको x लेके कर रहा है उसके लिए एक काम एक्स्ट्रा हुआ, और वो क्या काम एक्स्ट्रा हुआ वो देखिए आप, कि इसका जो x का आंसर आएगा, अब इसका x का आंसर आया 30 आ गया। अब इसको लास्ट में क्वेश्चन ने पूछा तो बिल्डिंग की हाइट था, तो ये 30 आया, तो ये 30 है और ये 15 है, तो टोटल कितना हुआ 45। तो इस बच्चे को आंसर के लास्ट तक याद रखना पड़ेगा कि 15 ऐड करना है। और एग्जाम के अंदर जल्दी के अंदर ये बच्चा हमेशा भूलता ही है, जल्दबाजी में या जो भी हो, जल्दी कुछ ना कुछ तो होता ही है, एग्जाम का अपने ऊपर प्रेशर, वो भूल जाता है बच्चा। तो इसीलिए आपको हर तरह की झंझट से हमने फ्री कर दिया, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपने एक्स लिया, अपना आंसर निकल गया। और हाँ,
ये देखिए वर्ड प्रॉब्लम है तो खाली एक्स मत छोड़ के आइएगा, नीचे लिख के आइएगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये चीज मैं आपको साल के शुरू से समझा रहा हूँ। सवाल जब शब्दों में पूछा गया है तो जवाब भी शब्दों में होना चाहिए। टीचर नंबर काटेगा आधा, परफेक्ट आंसर है आपका, फिर भी टीचर आधा नंबर काटेगा क्योंकि आप लिखा है एक्स इज 45। गलत बात। नीचे लिख के आइए हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 45। समझे या नहीं समझे? तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि क्यों जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं वो टाइम सेविंग और रिस्क कवर करने के लिए ही बनाई जाती है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। अब मान लीजिए किसी टीचर ने ये भी पूछा है एग्जाम के अंदर, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो पूछे वो एक्स लो जो मत ले। अरे टीचर दोनों पूछ रहा है तो हमें कहाँ दिक्कत आ रही है? ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया। क्वेश्चन में मैंने पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो आपको ढेर सवाल है जिनमें नीचे लिखा हुआ मिलेगा फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द हाउस। तो वो आपका y इज इक्वल टू 15 लिखा हुआ ही है, तो इसमें कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी। आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो फुल प्रूफ है, आपको परेशानी कहीं नहीं आएगी। जो टीचर पूछे उसकी मर्जी, हमारा आंसर परफेक्ट निकल के हमारे सामने आ जाएगा। तो ये एक और क्वेश्चन था। ये सब किताब का लेवल है और आर डी शर्मा का 90% लेवल सबका यही है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया एक और एग्जाम्पल। मैं अब ऐसे आपको 2-3 एग्जाम्पल अच्छे अच्छे चेंज कर करके और देता हूँ, रहेंगे यही, आप देखिएगा। मैं कोई इतना इतना सा मैनिपुलेशन करूंगा, बाकी क्वेश्चन यही रहेगा। मैं कुछ फोटोग्राफ्स नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में, मैं आपको अभी आज की तारीख में मार्क करा दूंगा कि ये क्वेश्चंस कर दिए। सबसे अब इजी जो है, पूरा टॉपिक जो इजी है, उसमें सबसे मुश्किल क्या पड़ता है? उसमें सबसे मुश्किल वो पड़ता है कि जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाना पड़ता हो, जो कि होता है डिप्रेशन का क्वेश्चन। देखिए गलती भी दिखाऊंगा कि गलती कहां होगी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसकी लैंग्वेज बोल के दिखा दूंगा। देखिए राइटिंग पर ध्यान मत दीजिए, तो मैं आपको समझा देता हूँ। मेन जो काम के शब्द है वो मैंने लिख दिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स, अब जब किताब में लिखा होगा तो ढंग ढंग से समझा के लिखा होगा कि ऑन द रोड, ठीक है। एंगल्स ऑफ टू कार्स ऑन द रोड, और फिर आगे और लिखा होगा कि जो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं या जो टूवर्ड्स, जिस घर पे आप खड़े हैं उसके टूवर्ड्स उसके बॉटम की तरफ आ रही हैं, वो लिखा हुआ होगा। और एक चीज और लिखी हुई होगी कि दोनों कारें जो हैं वो सेम साइड पर है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मैं घर की छत पे खड़ा हूँ तो एक कार इधर हो और एक कार इधर हो, तो वो बताएगा टीचर। और दोनों क्वेश्चन बनते हैं, इधर का भी दिखाता हूँ अभी मैं आपको। पहले सेम साइड का, कि सेम साइड पर से दो कार हैं, फालतू भाषा लिखी हुई होगी। अब एक बार बताओ, कार खड़ी हुई है या मेरे घर की तरफ आ रही है, मुझे क्या मतलब है? आप कहेंगे सर फर्क तो पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मैं देख रहा हूं, अब मान लीजिए जो एंगल लिखा हुआ है कि मान लीजिए एक कार का 30 डिग्री का एंगल है, तो वो खड़ी है ना तो भी 30 डिग्री है, और चल रही है तो भी एक वक्त पर ही तो 30 डिग्री होगा ना। वो तो जरा से आगे आएगी तो बढ़ जाएगा और फिर पीछे जाएगी तो घट जाएगा, तो वो तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो चल रही है, खड़ी है, एक के पीछे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10th क्लास में स्टैंडर्ड डायग्राम है, वो एक के पीछे एक दो कार ही लिखी होंगी और कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वो भाषा बदलने के लिए लिखते हैं कि कार है, इसको भाषा बदल के लिख देंगे कि घर की जगह लाइट हाउस है। तुम्हारी किताब में ये सब कुछ लाइट हाउस है और दो बोट है, क्या फर्क पड़ता है? घर से कार देखो, लाइट हाउस से बोट देखो, क्वेश्चन हमेशा एक ही बनेगा। ग्राउंड 10 मीटर हाई हाउस, तो 10 मीटर हाई हाउस। अब आप देखना, आपको गलती भी दिखाऊंगा। 10 मीटर हाई हाउस, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाई हाउस, मतलब आप यहां खड़े हैं। अब या तो बच्चा समझदार हो जो सर की बात सुन के गया हो,
कि सर ने कहा था कि तू भूल जा एलिवेशन, भूल जा डिप्रेशन, तू जमीन के ऊपर आए तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना, क्योंकि तू ऊपर देखेगा तो भी यही हॉरिजॉन्टल लाइन काम आएगी और तू नीचे देखेगा तो भी हॉरिजॉन्टल लाइन का नहीं ध्यान। ऑफ टू कार्स, दो कार सेम साइड के ऊपर। अब कभी लिखा होगा बोथ कार्स ऑन द नॉर्थ, अब बच्चा एग्जाम में ढूंढ रहा है नॉर्थ कहाँ गया रे यार, कहाँ था ईस्ट वेस्ट सन, मतलब है तुम्हारे को नॉर्थ, जिधर नॉर्थ से कार आ रही है मतलब एक ही साइड से आ रही है ना, तो तुम इधर बनाओ कि उधर बनाओ, नॉर्थ का मतलब है यार सेम साइड, समझे क्या, नॉर्थ होगी साउथ होगी क्या मतलब है। तो भाषा के चक्कर में मत पड़ना, एक साइड है या ऑपोजिट साइड है, बस इतनी सी कहानी होती है। तो ये दो कारें हैं, एक कार ये रही, दूसरी कार ये रही, सही है नहीं? तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स, मतलब ये दोनों तो ऑब्जेक्ट है। अब आप समझ गए क्यों जरूरी होता है यार, ये भी तो हो सकता है ना कि इस कार से आप इधर देख रहे हो, इस क्वेश्चन को उल्टा करके बोलोगे अभी आपको, बिल्कुल उल्टा करके, मैं इस कार में बैठ के आ रहा हूं और इस कार से इस हाउस के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, और कराया भी था पिछली क्लास में, एंड ऑन मूविंग 50 मीटर टूवर्ड्स द हाउस माय एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 45 डिग्री या 60 डिग्री जो भी है। अभी बात बताइए फर्क पड़ गया या नहीं पड़ गया? तो इसीलिए आपको फर्स्ट क्लास की आदत डाल देगी ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर। अब ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जर्वर यहां है, लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द कार में लिखा हुआ है, फ्रॉम द टॉप मतलब मैं यहां खड़ा हुआ हूं और मैं कारों को देख रहा हूं, तो मैं लाइन नहीं खींचता। आपने देखा होगा मैं एक एरो भी लगाता हूं खुद के लिए, मैं ऐसे एरो लगाता हूं, इससे मुझे पता लग जाता है कि मैं देख रहा हूं, इधर से इधर नहीं देख रहा हूं, इधर से इधर देख रहा हूं, आया समझ में? दूसरी कार को भी देख रहा हूं, ये लीजिए दूसरी कार को भी देख रहा हूं। अब बच्चा क्या गलती कर रहा है और उस गलती को कंटिन्यू क्या करता जाएगा, एंगल्स हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बहुत सारे महात्मा जो अभी बैठे भी होंगे क्लास के अंदर, उनको तो कोई मतलब नहीं है एंगल ऑफ डिप्रेशन, भाड़ में गया, कार को मैं देखूं मुझे कार देखे सर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो या एंगल बना देंगे। अब भाई ये तो उल्टा काम हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन कारों का बन रहा है यहां से, तो एंगल आप नीचे कैसे बना सकते हैं, सोच के देखिए, ब्लंडर। दूसरी गलती जो ये जो नीचे बनाने का, ये तो खैर बहुत ही रेयर कोई बच्चा जो बिल्कुल बिना पढ़े जाता है वो करता है, यहां से यहां देख रहे हैं ना तो एंगल तो ऊपर बनेंगे। दूसरी गलती जो बहुत कॉमन है, जिसके लिए मैं फर्स्ट डे से ही बोलना चालू हो गया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो अब आ गया आपके सामने। पिछली बार तो आप ऊपर भी देख रहे थे, याद करिए पिछले क्वेश्चन में तो लाइन खींच गई थी, जरूरी थी ऊपर देखने के लिए, यहाँ किसी को ध्यान नहीं रहता। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 45, बच्चे को तो एंगल बनाने की जगह मिलनी चाहिए, ये लो सर ये बन गया 30 40। इस चीज के लिए मैं आपको फर्स्ट क्लास से समझा, भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके साथ बन ही नहीं सकता, और आपको तरह तरह से शब्दों को घुमा घुमा के आदत डलवा रहा हूं कि जमीन से ऊपर उठते हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेनी चाहिए, तो यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच। कई बच्चे इतने बड़े समझदार होते हैं कि सर ने कहा था हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, फिर साहब यहाँ पर 30 45, अब वो ये बच्चा ज्यादा बड़ा बेवकूफ है, भाई ये भी बना लिया और फिर एंगल यहां भी बना लिया, तो इतना क्या रट्टा। आप समझ गए मैं कितना घुमा फिरा के स्टोरी बना के आपको समझा रहा हूं ताकि ये बात आपके दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि अगर इस चैप्टर के अंदर आपके मार्क्स कटे तो वो इन्हीं जगहों पर कटने के ज्यादा चांसेस हैं। और अगर आप सिंपल वे में पढ़े तो चीज बहुत सिंपल है, सर ने कहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन में ध्यान रख लियो, बस एंगल ऑफ डिप्रेशन में तो एलिवेशन में तो कभी लफड़ा होता नहीं है, तो ये बना लो, और एंगल हमेशा इस लाइन के साथ ही बनेगा 30 एंड 45। तो देखिए ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रही पहली कार। अब आप इतने तो समझदारी है कि इस लाइन से ये एंगल पहली कार का और ये एंगल दूसरी कार का, तो वैसे क्वेश्चन में लिखा होता है बट फिर भी छोटा एंगल 30 और बड़ा 45 आप लेंगे, ये रहा 30 दिख रहा है, और यहां से लेके दूसरी कार तक का जो भी है क्वेश्चन। फर्स्ट डे का डायग्राम याद करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन और ऑब्जेक्ट, ये रहा एलिवेशन, ये रहा डिप्रेशन, बस इसको याद रखिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और पहली कार के बीच में 30, हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी कार के बीच में 45, बस इसके साथ मत बनाइएगा और कोई गलती नहीं होगी बच्चों। अब देखो आप, एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन अल्टीमेटली घूम के एलिवेशन का ही बनता है यार, ये देखो अब ये पैरेलल लाइंस है,
ये ट्रांसवर्सल है, ये 30 है तो ये कितना है 30, और ये 45 है तो ये कितना है 45। अब बच्चे एकदम कहेंगे सर फिर जब आप पहले कह रहे थे कि गलत हो जाएगा, और ये भाई वो आ गया नीचे वो एक अलग बात है, लेकिन एग्जामिनर तुम्हारे को नंबर काट के देगा ना, उसको पता है, टीचर को पता है कि तुमने या तो 30 और 45 लिखे, इसलिए लिखे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने इसलिए लिखे क्योंकि तुम्हारे को ये आता नहीं है। ये बना के दिखा के ये करोगे तो टीचर को पता लग जाएगा कि इसने एंगल ऑफ डिप्रेशन बना के फिर नीचे करा है, देन इट इज वैलिड। समझे या नहीं समझे? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो भी बनते हैं वो फॉर्मेलिटी के लिए बनते हैं। देखिए आप, ये वही तो डायग्राम है, यही डायग्राम कल भी बताया था मैंने आपको, याद करिए ये क्वेश्चन क्या था कि मैं यहाँ खड़ा हूँ टावर को देख रहा हूँ, 10 मीटर आगे चल के एंगल ऑफ एलिवेशन बदल गया, सेम वही क्वेश्चन है। तो डायग्राम भी आप देखना घूम फिर के वही बनेंगे। फिर वही कहानी, एक डायग्राम एक दिया हुआ है डिस्टेंस, दूसरा निकालना है, ये 10 दिया हुआ है, कह रहा है कि कार्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तो मैं तो इन दोनों कार के बीच को डिस्टेंस को पहले एक्स ले जाता हूँ, समझे? मैं तो इसी को एक्स लूंगा और जो बचा हुआ है इसको मैं वाई लूंगा। दूसरा बच्चा होगा वो कहेगा नहीं सर मैंने पहली कार के डिस्टेंस को वाई लिया, दूसरी पूरी को एक्स लिया, तो ले ले भाई, हमने कब मना किया? तेरा फिर एक काम कर, तेरा जब एक्स और वाई आ जाए तो ये पूरा एक्स आएगा, ये पूरा वाई आएगा, तुझे दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो बड़े वाले एक्स में से इस वाई को माइनस करना, तो ये आ जाएगा, तो तू एक्स्ट्रा काम करते रहना। हमने हमारा झंझट पहले ही खत्म कर दिया। हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगर एक्स की वैल्यू है 10 मीटर तो मेरा आंसर 10 मीटर फाइनल, नो एडजस्टमेंट। मैं बार बार समझा रहा हूँ, यूटिलिटी मेरी टिप्स की। हो गया? फिर वही देखिए आप, अब ये बोरिंग होता जाएगा, वही दोनों 10, ठीक है, पहला डायग्राम देखिए 45 वाला देखिए, 10 45 is equals to perpendicular upon base, 10 30 पूरा देखिए, मैं बार बार घुमा के दिखाता हूँ, पूरा देखिए 90 डिग्री का, 10 30 1 upon root 3 is equals to 10 upon पूरा देखिए y plus x, 10 upon, अब आपको मैं क्या क्या बोल के बताऊं बार बार, फिर वही y इधर आ गया, y is equal to 10, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y की जगह 10 डाल देना तो x ही निकलेगा और x आपका आंसर होगा। डाउट हो तो बोलिए आप आराम से। ख्याल से इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को डबल समय देके समझा रहा हूँ, गलतियां क्या हो सकती हैं, कैसे उनको दूर रखना है, उसके लिए टिप्स देके समझा रहा हूँ, तो मेरे को आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। सो आई थिंक दिस इज डन। मैंने 2-4 एग्जाम्पल आपको एलिवेशन के दे दिए थे, एक मैंने मिक्स दे दिया था, और मैं आपको और बताता हूँ, देखो ये जैसे ये डायग्राम बन गया ना, अच्छा इसका एक ऑपोजिट साइड का भी करना है, वो और कर लेते हैं, तो वो और बता देता हूँ आपको। और जो मैंने पिछले वाला क्वेश्चन दिखाया था ना, उसको छोटा छोटा डायग्राम बना रहा हूँ, ये रहा देखो इसका डायग्राम, ये देखो 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 बन गया, यही था देखो पिछले वाला डायग्राम, ये घर था, ये बिल्डिंग थी, एक ऊपर का एलिवेशन नीचे का एलिवेशन, ये डायग्राम था नहीं था। अब ये आप कोई और किताब पढ़ोगे ना, तो कोई और किताब या स्कूल की किताब या एनसीईआरटी पढ़ोगे तो डायग्राम यही बनेगा। मैंने कहा था ये घर है, ये बिल्डिंग है, अब आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे उसमें क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द डेक ऑफ अ शिप 15 meter high above the water, the angle of elevation of the top of a rock, या कोई एक दूसरा और अच्छा सा वर्ड लिखा हुआ है क्लिफ, इज इतना, एंड द बॉटम ऑफ द क्लिफ इज इतना। अबे क्या फर्क पड़ता है, पहले जमीन थी, मेरे घर की छत थी, अब ये पानी है, समंदर है, ये शिप का डेक है, पानी से ऊंचा, नाम बदल दो, क्या फर्क पड़ता है। और ये अगर पानी है तो यहाँ से ये पानी से ऊंची निकली हुई चट्टान है, क्लिफ है, यहाँ से इसको देखो, नाम बदल बदल के कुछ ना कुछ देते रहेंगे, घर है, बिल्डिंग है, बोट है, क्लिफ है, कुछ और ट्री है, ये है, वो है, टावर है, नाम बदलते रहेंगे, वो घूम फिर के डायग्राम जो है आपके घूम फिर के यही बनेंगे। ये घर है, ये कारें हैं, ये लाइट हाउस है, ये बोट है, बाइक है, आदमी भाग रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, डायग्राम घुमा फिरा के यही बनेंगे। अब जैसे इसका दूसरा वर्जन दिखा देता हूँ आपको, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, सेम क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वही सेम
डिस्टेंस इतना है और आपको ये हाइट इतनी है और ये निकालना है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑपोजिट साइड्स हैं, बोट या कार, और या फिर घुमा फिरा के लिखा होगा ईस्ट एंड वेस्ट, वैसे कम आता है बट फिर भी ईस्ट एंड वेस्ट आप समझ ही जाएंगे, एक इधर और एक उधर। तो उसका डायग्राम भी देख लीजिए, बस इतना सा फर्क होगा, दोबारा बना देते हैं, इतने इजी होते हैं, आप कितनी बार भी बनाओगे फटाफट बनते हैं। ये रहा आपका 10 मीटर ऊंचा टावर, और अब की बार कारें या बोर्ड दोनों साइड में है, तो एक कार इधर और एक कार इधर। सिंपल है। अब आप कारों को देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो फिर वही देखिए, अब या तो पहले ही हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, लेकिन मैं बाद में दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये आप इसको देख रहे हैं, ये आप इसको देख रहे हैं, am I right? It seems like something isosceles triangle, लेकिन ध्यान से हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत जरूरी है। अब आप इधर देखिए, आप इधर भी बना लीजिए क्योंकि आप दोनों तरफ देख रहे हैं, और एंगल्स कितने हैं 30 एंड 45। अब आप कहीं भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर और जगह मिल गई आपको कई जगह एंगल बनाने की, लेकिन नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये कार को देख रहा हूँ, ये एंगल रहा आपका 30, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये कार को देख रहा हूँ, ये रहा आपका 45, और हमेशा की तरह से नीचे तो उतरने हैं ये 30 है तो नीचे ये 30, ये 45 है तो नीचे। अब जो डायग्राम में दिया हुआ है 10 मीटर हाई, दिस इज 10 मीटर्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, तो ये पूरा डिस्टेंस एक बार में एक्स ले लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो दोनों ऑप्शन दिखा रहा हूँ यार, ताकि तुम्हें ध्यान तो रहे ना कम से कम। तुम चाहो तो इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, फिर लास्ट में क्या करना, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो एक्स और वाई निकल जाए तो एक्स प्लस वाई कर देना, उसमें कहां परेशानी आ रही है। या फिर मेरी टिप अच्छी लग रही हो कि नहीं सर आपकी टिप ठीक लग रही है, फालतू टेंशन कौन लेगा एग्जाम में, तो पूरे को एक्स ले लो। लेकिन आपको जब ट्रायंगल निकालोगे तो आपको ये और ये तो चाहिए ही होंगे, पूरा तो ये तो कुछ है नहीं, तो ये आपने ले लिया वाई, ये एक्स है ये वाई है, तो बचा हुआ कितना हुआ, एक्स माइनस वाई। तो बच्चों मैं आपको जितना भरपूर पॉसिबल समझा सकता हूं उतना समझा रहा हूं। स्टिल जब आप इसको करने बैठेंगे देन यू विल, सम ऑफ यू विल फेस माइनर प्रॉब्लम्स, जो होती हैं जब आप पहले बार कोई काम कर रहे होते हो, बट वो यू विल सून गेट ओवर इट। फटाफट आपको समझ में आने लग जाएगा 4 क्वेश्चन करते हैं कि यार ये कहानी बहुत ही आसान है जैसा सर कह रहे थे। तो ये सब हो गया, और मैं आपको कुछ चीजें फटाफट दिखाता हूँ, जो चेंजेस पॉसिबल हैं वो मैं आपको आज दिखाता हूँ। तो बेसिक पढ़ाई आपकी पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चंस, अभी भी यही रहेगी बट कुछ मैं उसमें जोड़ के आपको दिखाता रहूंगा। फर्स्ट जो मेरी कोशिश है वो ये है कि आपका एक बार टेक्स्ट बुक जो है ना वो पूरा हो जाए, क्योंकि आज मैंने एक और स्ट्रेटेजी बनाई है छोटी सी, हालांकि आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, बट मैं आपके साथ शेयर जरूर करता रहूं ताकि आपको पता रहना चाहिए क्या चल रहा है। क्योंकि कुछ बच्चों को आइडेंटिटीज को थोड़ा सा जल्दी करना है, तो हम एज अ ट्रिग्नोमेट्री एज अ होल पढ़ रहे हैं। तो मैंने जैसे अभी ये चैप्टर आपको करा दिया, तो मेरी वर्कशीट के ऊपर मैं सेकंड नंबर पे जाऊंगा, पहले हम बीच में आइडेंटिटीज डाल देंगे। अब समझ गए, जब तक आइडेंटिटीज कवर होंगी तब तक टेक्स्ट बुक वगैरह कर आके आप ये चैप्टर समझ जाएंगे, और जैसे ही वो खत्म होंगे तो हम इसके फिर हायर ग्रेड के क्वेश्चंस कर देंगे। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, इससे आपको टाइम बच्चों को मिलता रहेगा। और मैं सोच रहा था कुछ बीच में विंटर वेकेशन में कुछ डालने की बीच में, तो उसका मैं कुछ बाद में बताऊंगा प्लान, पहले एक बार काम खत्म हो जाए अपना, ठीक है, फिर कुछ आपके लिए छोटा मोटा कोई प्लान करेंगे, ठीक है। अभी तो हाल फिलहाल इसको कवर करते हैं। तो एक मिनट, टाइम मिलेगा, अभी तो है टाइम बहुत सारा। तो अब देखिए सेम वही क्वेश्चन है, एक माइनर चेंज बताता हूँ आपको, पूरा छोटा सा है ना। हाँ तेजपाल, ओके, तो छोटा सा चेंज बताता हूँ आपको। तो आपने नोटिस किया कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी गई है। मैंने आपको बोला भी था कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में इंसान की हाइट को इग्नोर कर दिया जाता है। तो
कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है, तो जब वो दे दिया जाता है तब भी क्वेश्चन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और जो थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ रहा है उसको कैसे निगेट करना है, कैसे हटाना है, वो मैं आपको, और तो मैं आपको देता ही रहता हूँ। टिप्स आर ऑलवेज ऑन माई टिप्स, तो वो मैं आपको देता ही रहता हूँ, तो मैं उनको आपको बता दूंगा कैसे हैंडल करना है। तो पहले देखिए, अगर आपको किसी ऑब्जर्वर की हाइट दी हुई है, जैसे आपकी किताब में दो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, गर्ल्स, एक गर्ल का एक बॉय का, दोनों, तो उसमें कुछ नहीं करना। अब मान लीजिए मेरी हाइट दी हुई है, तो जब नहीं दी हुई है तो मैं ग्राउंड के ऊपर ही पॉइंट बना के वहीं से देखना चालू कर देता हूँ। अब मेरी हाइट दी हुई है कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, मेरी हाइट है 1.6 मीटर, 7 मीटर, जो भी है, मीटर्स के अंदर दी हुई होती है इसलिए बोल रहा हूँ, फुट में होती है नापते हैं अपन, लेकिन इसमें मीटर में दी होगी, कोई बात नहीं। तो आप एक काम करिए, आप ग्राउंड बना लीजिए। अभी क्वेश्चन नहीं है, मैं डायग्राम पहले ही बना रहा हूँ, आप तो बना लो। और ऑब्जर्वर की हाइट दी हुई है, मान लीजिए तुम्हारी किताब में 1.5 1.6, तो 1.5 दी हुई है मान लो। तो अब आप ये ले लो, ये देखने वाला है, ये कोई अब की बार बिल्डिंग नहीं है, ये आदमी है, बॉय या गर्ल जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ऑब्वियसली जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बोल रहा था कि आप जमीन से ऊपर आ गए, अब आप जमीन से ऊपर तो हमेशा रहते हैं, लेकिन टेक्निकली क्वेश्चन के हिसाब से आप अब जमीन से ऊपर आए हैं, तो आपकी आंखें भी 1.5 मीटर ऊपर आ गई। प्रैक्टिकली ये भी सही नहीं है, क्योंकि मैं अगर 1.5 मीटर ऊंचा हूं तो मेरी आंखें तो 1.5 मीटर तो नहीं, 1.4 नीचे ही होंगी ना, बट ठीक है, क्वेश्चन में अब ये थोड़ा ना लिखा होगा कि आंखें कितनी ऊपर नीचे। 1.5 मीटर हाइट है अगर ऑब्जर्वर की, तो आप आंखों को जमीन की जगह यहाँ ले लेना और यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना। बस ये एक चेंज है, बाकी पूरा क्वेश्चन 100% सेम। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, देखिए अब बोलता हूँ क्वेश्चन, अब क्वेश्चन सुनिए। किताब का ही क्वेश्चन है, कुछ फिगर विगर चेंज होगा तो, फिगर क्या, सॉरी, फिगर तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, कुछ वो नाम चेंज होगा, ट्री, टावर, जो भी होगा। मैं बोलता हूँ, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय और गर्ल इज वॉकिंग टूवर्ड्स a tower, ये रहा ये, और ये रहा टावर। और आप ये कभी वॉकिंग वॉकिंग के क्वेश्चन है ना, उड़ने चलने फिरने के, तो आप कभी ये मत सोचना कि यार ये तो स्टेबल नहीं है, ये उड़ रहा है तो एंगल का क्या होगा। अरे माना मैं चल रहा हूं, तो अगर मान लो मेरा एंगल कुछ मैं देख रहा हूँ 30 डिग्री दिया हुआ है, तो मेरे चलते 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 बीच में कहीं ना किसी पॉइंट पर 30 होगा ना, तो उसके बारे में बात चल रही है, तो उससे पहले मैं पीछे चल रहा था, आगे चल रहा था, उससे कोई मतलब थोड़ा ना होता है। समझ गए क्या? क्योंकि अगर आप चलते रहेंगे या ऑब्जेक्ट चलता रहेगा तो एंगल्स चेंज होते रहेंगे ना, तो वो तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। तो किताब में जो क्वेश्चन दिया होता है या 11th कभी भी लाइफ में इसका कोई क्वेश्चन मिलेगा, तो वो एंगल तो होता है ना एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो हमें तो वही देखना होता है। अब जैसे कोई कहे सर आप तो खड़े हुए चल नहीं रहे, अबे तो मैं चल रहा हूँ तो भी कभी ना कभी तो यहाँ पर, तो उसका डायग्राम बना रहा हूँ। समझ गए? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर बॉय is walking towards, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कैलकुलेशन अच्छा करता हूँ। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज वॉकिंग टूवर्ड्स अ 15 मीटर हाई टावर, टावर या कुछ भी यार, ठीक है, ट्री, 15 मीटर। His angle of elevation, his or her angle of elevation changes from 45 to 60 degree as he walks towards the tree. अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 से 60 डिग्री हो जाता है। अब आप ये भी देख लीजिए, देखिए कभी कभी हमें खुद फैसला लेना पड़ता है, तो मैं आपको बता देता हूँ आइडिया से। देखिए जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ देखिए, जिस स्क्रीन तक जहां तक मुझे भी दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना आपको। अब मैं इसको देखते हुए, ये तो फिक्स है यहाँ पर, अगर मैं इसकी तरफ चल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा। देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप इस चीज को देख रहे हैं तो ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। आप आगे बढ़ेंगे तो ये चीज तो यही है, मैं आगे जा रहा हूँ तो ये देखिए, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, सॉरी। देखिए अभी तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, आप आगे जाते जा रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बना के देखो छोटा सा, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहे आप, ये जो भी एंगल है, आप अगर आगे चल के यहाँ पे आ जाओगे तो ये एंगल तो इस एंगल से बड़ा ही बनेगा, समझे या नहीं समझे? ओके। तो कभी कभी काम पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं यहाँ पर हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, अभी आएगा दूसरा क्वेश्चन देखना, और उसमें अब ये ऑब्जेक्ट जो है ना, देखना जरा ध्यान से, मैं इसको देख रहा हूँ और अब की बार ये ऑब्जेक्ट मेरी नजरों से दूर जा रहा है,
तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाएगा, क्योंकि मैं अभी इसको ऐसे देख रहा हूँ, अब दूर जा रहा है तो मैं तो यहीं खड़ा हूँ, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे कम होता जाएगा। और अगर ये चीज मेरी आंखों की तरफ आए ही जा रही है तो क्या होगा, अभी मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, अब आए जा रही है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। डायग्राम बना लेना, समझ में आ जाएगा यार। ठीक है, अभी तो हाल फिलहाल तो बिल्कुल ही क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि मैं ट्री की तरफ आगे मार्च कर रहा हूं और एंगल मेरा बढ़ के हो गया है 45 से 60। तो इसका मतलब यहां से था 45, ठीक है सर, 45 डिग्री। अब चल के आ गया, ये आ गया है, यहां आ गया, छोटा तो हो नहीं जाएगा, हाइट तो इसकी 1.5 मीटर ही है, ठीक है। अब है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, इसी का है, और तो कोई है नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये डायग्राम कल भी बना था, और आज अभी अभी गाड़ियों का, कार का ये डायग्राम था, याद कर लीजिए। छुपाओ, आपको दिखाऊं, छुपाओ, ये था, मैं घर की छत से दो कारों को देख रहा हूँ, सेम डायग्राम था, डायग्राम वही बनेंगे घूम फिर के। अब आप कहेंगे सर इस 1.5 मीटर का क्या करना है, तो देखिए ये 1.5 है, ये आपको पता है डायग्राम तो ये काम का है आपके ऊपर वाला। ये जो नीचे डब्बा बनता है ना, मैं इसको हमेशा डब्बा बोलता हूँ, बेकार की चीज ना, डब्बा, अपन डब्बा बोलते हैं ना, ऐसे स्लैंग वर्ड में डब्बा है, तो मैं इसको डब्बा बोलता हूँ, बेकार है ये। क्यों, ये उल्लू बनाने के लिए दिया हुआ है। ये 1.5 है, ये 1.5 है, इसका कितना काम है बस वो देख लो, ये 1.5 है, ये भी 1.5 है, पूरा कितना दिया हुआ है 15। काम तो इतना ही आएगा ना, आपको पता है डायग्राम तो इतना ही काम आएगा, तो 15 में से 1.5 गया तो 13.5। और मैं बच्चों को समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, वही मैं आपको भी कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अब आपको मिटाना नहीं है, मैं समझाने के लिए करता हूँ कि देखो बेटा इसका इतना ही रोल था कि वो हाइट 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 आगे जाके माइनस होगी। इससे अलावा आप बताओ और इसमें क्या इसका लेना देना, भाई सेम क्वेश्चन बन गया, ये 13.5 है, और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि बताइए वो कितना डिस्टेंस चला, तो ये रहा x, ये रहा y। अभी वही बोर्ड का क्वेश्चन था, सेम डायग्राम बन गया, बताइए क्वेश्चन भी सेम बन गया, सोल्यूशन भी सेम ही है यार, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, कुछ भी डिफरेंट। तो जब कभी हाइट दी होती है ना, तो वो हाइट नीचे का जो डब्बा होता है ना, बस वहां वहां काम आती है, तो उसको माइनस कर दिया करो, मिटाना मत, उसको प्लस माइनस कर दिया करो, और काम तो अपना ऊपर से चल जाता है। वन मोर क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन था ऑब्जर्वर के चलने का। एक क्वेश्चन आपकी किताब में है जिसमें ऑब्जेक्ट चल रहा है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, सेम इसी लेवल का है, लेकिन एक बार उसको पढ़ना जरूर चाहिए। मैं आपको बता, किताब का क्वेश्चन है कि एक अगेन 1.56 मीटर टॉल गर्ल, तो इतना तो पक्का ही है कि जमीन पर तो है ही, तो गर्ल ऑन द ग्राउंड 1.6 मीटर टॉल या 1.5 मीटर टॉल। अब इसको तो बना ही दीजिए, क्योंकि ये देखेगी जब देखा जाएगा। अभी ये तो बन ही गया ये 1.5, और आप अब चाहो तो आप तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी, इतना तो होना ही चाहिए प्रैक्टिस, हो गया सर। अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए कि ये लड़की जो है ये ग्राउंड पे खड़ी हुई है और ये एक बलून को देख रही है, ठीक है, क्वेश्चन में यही है, आपकी किताब में भी बलून है, एक बलून को देख रही है। और अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छोटा छोटा नया सिखाऊंगा। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो बलून है ये कंटिन्यूअसली फ्लाई कर रहा है, कंटिन्यूअसली, स्टेबल नहीं है, कंटिन्यूअसली फ्लाई कर रहा है। ये आपकी बार ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आ गया, कंटिन्यूअसली फ्लाई कर रहा है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि ये फ्लाई कर रहा है एट अ कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, बहुत ध्यान से सुनिएगा, या ऐसा लिखा हुआ आएगा कि हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है। तो मैं आपको एडवांस में बता देता हूं ताकि आपकी झंझट खत्म हो जाए। आपकी क्लास के अंदर बलून उड़ने का, एरोप्लेन उड़ने का, चिड़िया उड़ने का, और सबका, आई एम नॉट जोकिंग, बलून, एरोप्लेन, चिड़िया, 10th क्लास के अंदर जब भी इस चैप्टर में उड़ाई जाएगी तो वो हमेशा ऐसे उड़ाई जाएगी। ये मैं आपका झंझट खत्म कर रहा हूं, नहीं तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा ये आएगा कि कैसे उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है, मुझे क्या पता कैसे उड़ रहा है। तो ऐसे और ऐसे तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है।
आपकी कोर्स के अंदर किसी भी किताब को छान लीजिए, जो क्वेश्चन है उड़ान का, वो उड़ान का क्वेश्चन में बनना ही यही है। तो किताब में या तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि इट इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, इट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, कुछ भी लिखा हुआ हो, आपको कोई मतलब नहीं। अपने कोर्स में ये है जमीन के पैरेलल उड़ान है, समझ गए? तो ये आपको उसमें भी लिखा हुआ है कि बलून उड़ रहा है। आप आर.डी. शर्मा पढ़ोगे तो उसमें लिखा है चिड़िया उड़ रही है। तो नेवर वरी अबाउट कि चिड़िया कहाँ उड़ रही है, चिड़िया मजबूरी है, वो ऐसे ही उड़ेगी, समझे या नहीं समझे? तो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। मैंने समझा तो दिया ही है आपको कि क्या आएगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक बलून उड़ रहा है कंटिन्यूअसली जमीन से कुछ ऊपर, ध्यान से सुनिएगा। एट, और क्वेश्चन में लिखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, हालांकि नहीं लिखता तो भी काम चल जाता, बट ठीक है, फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 45 डिग्री। एट एनी इंस्टेंट का मतलब आपको समझ में आ गया क्या, जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझाने की कोशिश कर रहा था? अब बलून तो कंटिन्यूअसली उड़ रहा है। एक बात बताओ, ये रहा बलून, ये रही आंखें, ये रहा बलून, ये देखो मैंने इसे सीधा करके बना दिया, ये रहा बलून। अब ये बलून मान लो यहाँ है। अब ये बलून अगर उड़ते उड़ते इधर आएगा तो इसको तो अपनी नजरें ऐसे ऐसे ऊपर करनी पड़ेंगी, नहीं करनी पड़ेंगी। और अगर ये बलून इधर जाएगा तो इसको अपनी नजरें जो है यहाँ से, वो आगे बढ़ता जा रहा है तो नजरों का लेवल नीचे आएगा, तो उड़ता जा रहा है। तो ये जो लिखा है एट एनी इंस्टेंट, मतलब एक कोई ना कोई ऐसा वक्त है कि जिस वक्त वो बलून 45 डिग्री पर था। तो वो कहीं भी ले लीजिए, ये रहा बलून। अब आप देखिए वही डायग्राम बन रहा है बिल्डिंग वाला, ये 45 डिग्री। आपको पता है सीधी लाइन खींचनी होती है, खींच ली। अब क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से सुनिए, आफ्टर सम टाइम, अब बलून तो उड़ रहा है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल चेंजेस टू 60 डिग्री या 30 डिग्री। अब यहां पर आपको एक छोटा सा फैसला लेना पड़ेगा, और वो छोटा सा फैसला बहुत छोटा सा है, मैं समझा भी चुका हूं। बलून जो है ये कहता है आफ्टर सम टाइम, अब बलून तो उड़ गया। अब आप बताइए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि बलून हमेशा हॉरिजॉन्टल उड़ेगा, तो आपको पता है इसी लाइन में उड़ना है बलून में, सही है क्या, हॉरिजॉन्टल। लेकिन आपको फैसला ये करना पड़ेगा कि यहां से बलून उड़ के इधर गया या इधर गया, और वो फैसला लेना बहुत आसान है। अगला जो एंगल दिया हुआ है आपको, वो इस बात को निर्धारित करेगा कि बलून कहां उड़ा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। तो पहले ना 45, अब आप खुद सोच लीजिए कि 30 कहां पर होगा। इसमें कॉमन सेंस भी काम आ जाएगी, कोई ऐसी कोई मैथ्स का काम नहीं है। 30 डिग्री यानी कम हो रहा है एंगल। अब आप बताइए कि बलून जो है, आप खुद सोच लीजिए कि आप लेफ्ट साइड उड़ाएंगे या राइट साइड उड़ाएंगे। कॉमन सेंस की बात है, राइट साइड उड़ाएंगे, बिकॉज जब बलून उड़ के यहां आएगा राइट हैंड साइड के ऊपर, तभी तो ये जो 45, देखिए यहां से लेकर मेरे हाथ को देखिएगा, ये देखिए ये हाथ 45 डिग्री। जब वो आगे जाएगा, अब मैं देख रहा हूँ उसको, मेरा हाथ लंबा करना पड़ेगा, तो अब तो एंगल कम होगा या नहीं होगा, देखिए 30 डिग्री। और बलून अगर मेरी तरफ आता तो ये खुल जाता है एंगल, तो 45 से बड़ा एंगल बनता। समझे या नहीं समझे? और अगर आपको चीज नहीं समझ में आई या बाई चांस आपने गलत बना दिया, तो भी पकड़ में आ जाएगा। कैसे, वो देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए आपने यहां बनाया, यहां से फिर से बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। अब आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपका डायग्राम सही बन रहा है नहीं बन रहा। यहां से छोटा एंगल 30 है, बड़ा 45 है, यानी कि आप सही जा रहे हैं। गलती से मान लो लिखा होता 60 डिग्री, और आप ये डायग्राम बना देते और यहाँ लिखते 60। अब तो आपको अकल आ ही जानी चाहिए कि छोटा एंगल 60, ये इतना एंगल 60 और इतना एंगल 45। कई बच्चे तो हालांकि इस तरह की हर मुसीबत को पार करके करते ही हैं गलत, बट फिर भी गलत होने के चांसेस है नहीं। आप करोगे गलत तो भी पकड़ में आना तो है। एनीवेज ये तो सही ही है। तो 45 30, ये लाइन और ये लाइन खींचने में कभी कंजूसी ना करें। ये आपकी लाइन आ गई सीधी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। और क्वेश्चन में लिखा है कि बलून जमीन से 100 मीटर ऊपर उड़ रहा है, 100 मीटर ऊपर उड़ रहा है। तो बताइए कि ये जितनी देर में एलिवेशन का एंगल चेंज हुआ, उतनी देर में बलून ने कितना डिस्टेंस कवर करा। तो यानी कि बलून ने ये वाला डिस्टेंस कवर करा, तो ये डिस्टेंस यही वाला है। ये हवा में तो काम आएगा, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, ये एक्स है,
चलो अपन तो कंप्लीट करते हैं, बन गया ना डायग्राम, आप चलो उड़ाना चालू करते हैं। 1.5 1.5 1.5 1.5 100 में से 1.5 गया तो आपकी बार में मिटा नहीं रहा हूँ। 100 में से 1.5 गया तो कितना बचा? 98.5। ये आपको निकालना है कि बलून कितना उड़ा, तो ये x है, ये भी x है, ये बचा हुआ बेस ये कितना है? ये y है। अब आप चाहे उड़ाए ना उड़ाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम डायग्राम बन गया। समझे या नहीं समझे? तो बच्चों मैंने जो कल का पहला क्वेश्चन कराया था और आज का जो मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया है, वहां से लेके यहाँ तक क्वेश्चन के लेवल्स के अंदर अभी तक भी कोई डिफरेंस नहीं आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और घुमा फिरा के अगर आपने नोट किया तो आप देखेंगे कि अब आप कर लेना, ये चीजें आपको अलग से थोड़ा बताएगा कोई। देखिए अब अपन है ना, जब ये इसका नंबर आएगा टिपिकल का, तो उसके बहुत टिपिकल क्वेश्चन करेंगे, तो आप देखना कि सर टिपिकल कर रहे हैं मगर डायग्राम तो वही है, मैं दिखाता हूँ। यू विल फाइंड मोस्ट कॉमनली ये रहा आपका। ये तो आप आज कल से अगर मैंने 8 सवाल कराए तो 8 में से 4 में 5 में तो आपको यही दिख गया होगा। एक तो ये वाला, डिप्रेशन हो तो भी यही, एलिवेशन हो तो भी यही, सब जगह यही चलता है। दूसरा मोस्ट कॉमनली ये वाला, इधर से उधर से देखते हैं ये वाला, ये सबसे कॉमन वाले जो डायग्राम है। और अगर एक एलिवेशन और डिप्रेशन का है तो वो मैंने आपको दिखाया था ही। आप देखेंगे, हालांकि हो सकता है मैं एक आध भूल भी रहा हूं, आप देखेंगे कि सर इतने क्वेश्चन करे, टिपिकल भी कर लिए, इजी भी कर लिए, डायग्राम तो सर यही बन रहे हैं घूम फिर के। थोड़ा सा कहीं कुछ इधर उधर बन जाता है तो बन जाता है। देखिए अब जैसे एक अभी बताया था वो, ये फिर भी थोड़ा एक दो क्वेश्चन में आता है। आप देखेंगे हर क्वेश्चन के अंदर ये और ये दो में तो आपका आधा से ज्यादा चैप्टर निपट जाएगा। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जा रहा है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप और थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाए। बट इतना कंफर्ट जोन में मत आइएगा कि ये तो हो गया, अब मुझे क्या करने की जरूरत है। वो वाला कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए, करना तो आपको पड़ेगा। तो बच्चों एक बार मैं बुक उठा लेता हूँ, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस मार्क करा देता हूँ, तो वो आप कर लीजिएगा। बुक नहीं है तो एटलीस्ट कीप अ पेपर एंड अ पेन रेडी। इस चैप्टर की 2 क्लास हुई है, हो सकता है 2 और लगे, लेकिन चैप्टर 90% से ज्यादा कवर्ड हो गया है। बिकॉज इसमें यही है, अब दूसरी किताबें भी छाटोगे ना तो आप कहोगे सर आप सही कह रहे थे। और जो बचा हुआ है ना 10% जो आपको जगह जगह मिलेगा दुनिया भर में, वो मैं आपको पका पकाया वर्कशीट के अंदर दे दूंगा। ओके मिल गया। देखिए अपन रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। मैं आपको जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं बाद में कराऊंगा उनको मार्क करा देता हूँ, उसके अलावा आप बाकी कुछ भी कर लीजिएगा। सो द ओनली 2 क्वेश्चंस which require high level of thinking and calculations are question number 15 and 16। इसीलिए फेवरेट क्वेश्चंस हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि ये जैसे है वैसे के वैसे ही आता है, तो इसलिए इसमें भी बाकी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो यू विल 15 एंड 16 आपका हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सुनते जाइएगा। 14 अभी अभी मैंने आपको कराया, 13 करा दिया, 12 करा दिया, 11 10 9 8 6 मैंने आपको करा दिया। 6 to 14 तक वो क्वेश्चंस हैं जो आप अभी तक बोर्ड पे देख रहे थे, आप आराम से कर सकते हैं। 1 to 6 वो क्वेश्चंस हैं जो सिंगल ट्रायंगल के हैं, तो मैं तो कराऊंगा नहीं, आप एक बार उनको अपने आप देख लेना। मतलब जो आपको फोकस करना है वो करना है 7 से लेके 14 तक। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी मत करिए, देखा था आपको लोगों। एंड एग्जाम्पल नंबर 6 को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, मैं कराऊंगा आपको। खुद भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 6 को आप मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, डिसेंट डिसेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले मैं करा दूंगा, बाकी इंपॉर्टेंट आप ट्राई तो कर ही सकते हो। 5th इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर
of the same level which we are discussing in the class for the past 2 days. तो ये 4-5 क्वेश्चन शायद मैंने बोले हैं, इनको छोड़ के आपकी टेक्स्ट बुक आराम से कवर हो जाएगी। और आप किसी दूसरी किताब में भी, जो हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं थोड़े से, वो अगर चाहें तो कोई भी किताब आर डी शर्मा पीके, और उसमें भी सीधे जाके जो बोर्ड में आज तक इतिहास में क्वेश्चन आए हैं उनको उठा के चालू कर देना। आपको लगेगा यार सर तो मजा आ गए, तो सारे वही क्वेश्चन। और जहां आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन ऐसा है सर कि ये समझ नहीं आया, आपने बोला नहीं है, तो बस समझ जाइए वो मेरी वर्कशीट के अंदर है। कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको सर समझ ही नहीं आया, क्या भाषा क्या लिखी है, ये क्या नई बीमारी है सन्स एल्टीट्यूड, ये क्या लिखा हुआ है क्लाउड की छाया, मेरा आंसर ही नहीं मिल रहा। और कुछ और आपको कुछ भी नया सा लगे, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा हुआ है सर, और साइन थीटा कैसे आ रहा है काम में वो लिखा हुआ है सर, वो सब समझ जाओ कि ये ड्यू है। ठीक है बच्चों, और अब ये हो गया आज मेरी तरफ से ये वाला चैप्टर फर्स्ट लेवल पूरा खत्म। अब फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन मैं अब आपको आइडेंटिटीज कराऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों का जैन स्टार्ट होते ही आइडेंटिटीज से काम पड़ रहा है, वो मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं अब आपको पुश नहीं कर सकता उस चीज को। तो मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास से आइडेंटिटीज चालू कराऊंगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं इन बिटवीन आपको प्री रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा ईयर एंड के ऊपर थोड़ा सा व्यस्त रहूंगा, लेकिन आपका काम पूरा कराने की वजह से मैं अगर क्लास नहीं ले पाता हूँ तो मैं उसको नुकसान में कन्वर्ट नहीं होने दूंगा। मैं आपको उसकी हाथों हाथ आपको क्लास जो है वो जरूर मैं आपको बना के दूंगा। तो अभी इतना ही काफी है आज के लिए, दैट्स ऑल।